नाज़रीन, पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज होने जा रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस वक्त मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा मारिया साहिबा, आज ये एससीओ इजलास होने जा रहे, कितनी अहमियत का हामिल है, और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म की साइडलाइन की मुलाकातें हैं वो कितनी अहमियत की हामिल होंगी? देखिए, ये बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो खत्ते को दरपेश मसाइल हैं उन सब का जो है एक इज्तिमाई हल की तरफ आप जाएंगे, और उससे भी बढ़ के ये पाकिस्तान की जो कलीदी पोजीशन है उसको वाजे करेगा। और इसमें न सिर्फ आप इक़्तिसादी मसाइल के लिए एक सरबराही कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ना सिर्फ उसका विजन बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं वो भी फ़ाल होंगे। तो ये एक लिहाज से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए भी, और एक तरह से दुनिया के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया के ममालिक और फिर जो बाकी तमाम ममालिक जो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में मौजूद हैं वो सब जो है इसकी अफादियत की वजह से आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा मारी साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि वज़ीर आज़म जो हैं, चीनी वज़ीर आज़म, उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई जिसमें जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। और अगर हम बात करें डिफेंस और स्ट्रेटजी के लिहाज से जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी ये समिट बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर डिफेंस लाइन को देखा जाए तो वो भी एक वाज़े एक क्लियर मैसेज भी जाएगा इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी कि पाकिस्तान भी एक इमर्जिंग जो पावर के कंट्रीज़ हैं उनका हिस्सा बने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो गोल्डस्मार्क की स्टडीज हैं उसके मुताबिक ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है आइंदा बनने वाली जो अहम इक़्तिसादी ताकतें हैं उसका एक हिस्सा होगा। इसी तरह मुख्तलिफ इक़्तिसादी असेसमेंट्स में पाकिस्तान को दिखाया जाता था, लेकिन पाकिस्तान पर बहुत सारे मनफी तासर भी डाले जाते थे। तो ये तमाम तासर को ज़ायल करने के लिए जो इक़्तिसादी ताउन की ये जो तंजीम का जो पाकिस्तान में जो है इजलास हो रहा है, ये इस बात की वाज़ेह निशानदही है कि पाकिस्तान न सिर्फ मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी तरक्की को ज़िंदा करने के लिए या उसको ज़िंदा हकीकत बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ममालिक भी उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और इलाकाई तमाम ताकतें इलाकाई मसाइल का हल बाहमी ताउन के ज़रिए जो है उसके लिए जो है अहम कदम उठाने के लिए तैयार। अच्छा मारी साहब, इसी सिक्योरिटी से रेलिवेंट एक सवाल जुड़ा हुआ है, वो भी ले लीजिएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट रहा है और बॉर्डर सिक्योरिटी उसमें एक बहुत बड़ा एक हर्डल रहा है हमेशा से ही। तो अब ये जो समिट हो रहा है इसमें क्योंकि हमने बॉर्डर सिक्योरिटी को भी डिस्कस करना है, बॉर्डर ट्रेड को भी डिस्कस करना है, तो आप समझती हैं कि इसी से जुड़ा ये पहलू इस हर्डल को भी ख़त्म करने में मददगार साबित होगा? सबसे बड़ा मसला बैनुल-अक़वामी तजारत में पाकिस्तान का क्या है? दो तीन चैलेंजेस हैं हमें। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि तमाम बैनुल-अक़वामी तजारत डॉलर में होती है। तो जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, IMF कोई और काम करता है, तो आपकी बहुत सारी जो बैनुल-अक़वामी तजारत है उससे उस पर असर पड़ता है। तो ज़ाहिर है अगर आप चीन के साथ युआन में ट्रेड कर सकते हैं, रूस के साथ बायलैटरल करेंसी में कर सकते हैं और ईरान के साथ, तो एक तरह से आपके पास एक एससीओ का जो फ्रेमवर्क है वो इससे आपके अंदर तेज़ी भी आएगी और एक फ्रेमवर्क भी डेवलप होगा कि तजारत जो है आपके लिए फ़ायदा मंद हो, क्योंकि अगर उसकी इकॉनमी खेल रही है तो एक मसला है। दूसरा मसला है कि आपकी जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादातर खर्च हो जाता है आपकी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, या जो आप एनर्जी खरीदते हैं। तो एससीओ के जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें रूस, कज़ाकिस्तान, ईरान तवानाई रिच ममालिक हैं, और जो तवानाई की ज़रूरत पूरे करने के लिए जो ममालिक हैं जो डिपेंडेंट हैं, जिसमें पाकिस्तान है, चीन है और अफ़गानिस्तान, ये बाकी तमाम ममालिक जो हैं इसके अंदर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अभी अगरचे अफ़गानिस्तान की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंडेड है, लेकिन ज़ाहिर है अगर तमाम कलेक्टिव प्रेशर आता है और तजारती एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है जो पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, चीन और रूस के दरमियान होती है या ईरान के दरमियान, तो ये उनके भी इंटरेस्ट में होगी जो लैंड लॉक कंट्री हैं कि वो अफगानिस्तान को पुरअमन रखें और उसको दहशतगर्दी का मरकज़ ना बनाएं। पिछले एलामिया में एससीओ के ये इस बात पर फोकस किया गया था कि इसके अंदर ये पुरअमन रहे। अब इसमें आपको ये तमाम चीज़ें जो है देखने में नज़र आ रही है। अच्छा, आपने एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आपने पॉइंट आउट किया भी अपने जवाब के दौरान कि आपने कहा कि जो पाकिस्तानी इकॉनमी है उसकी डिपेंडेंस जो ये डॉलर मार्केट पे ज़्यादा रहती है, इससे बहुत इशू क्रिएट होते हैं। तो इसी के तनाजुर में एससीओ में जो सरबराहान इस वक्त शिरकत कर रहे हैं उनकी जानिब से एक तजवीज़ सामने आ रही है कि एक एससीओ बैंक बना लिया जाए जिससे ये जो फॉरेन करेंसी है इस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। आप क्या समझते हैं किस हद तक प्रैक्टिकल है एक एससीओ बैंक का क़याम? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखें आपके जो मसाइल हैं एससीओ के मैंडेट में तीन चीज़ें हैं ना। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है
کہ انفراسٹرکچر یعنی کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ زمینی طور کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو منسلک کر سکیں، جس میں روڈ ریلوے کنیکشنز آتے ہیں، جس میں سی کنیکشنز آتے ہیں، باقی چیزیں آتی ہیں، یعنی آپ کی پورٹس، آپ کی روڈز ایک دوسرے کے لیے اویلیبل ہو، یعنی کہ موجود ہوں اور تجارت کے لیے اویلیبل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ فری ٹریڈ زون بنانا چاہتے ہیں، تو ایس سی او کی یہ تنظیم کا مینڈیٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فری ٹریڈ زون بنایا جائے، یعنی کہ آپ کے لیے تجارت جو ہے آپس میں کرنے کے لیے کوئی جو ہے غیر روایتی آپ پہ پابندیاں نہ لگیں، یا جو ہڈن پابندیاں یا نان ٹیرف بیریئرز وہ نہ ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں تو ہر ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جیسے پاکستان ہے، جیسے بہت سارے اور بھی ملک ہیں، تو اس میں بہت سے جب آپ کراس کنٹریز کراس ریجن آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہو جو ایس سی او کا بینک ہو تو بہت حد تک آپ کو بین الاقوامی یہ جو ٹریڈنگ ہے، بین الاقوامی تجارت کے علاوہ یہ تمام جو چیزیں ہیں ان سب میں فیسیلیٹیشن بھی ہوگی۔ اور سب سے بڑا جو ایشو ہے جب آپ صنعت میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ابھی تک اس کے ساتھ کیوں نہیں لنک ہو سکے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جتنے بھی جو بینکس ہیں آپ کے وہ کیونکہ ڈالر ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ آئی ایم ایف اور برٹن ووڈ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کے کوئی صنعت کار کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اتنے زیادہ پیسے نہ دوسری طرف ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ وہ اس طرف آ سکتے ہیں جب آپ بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک بینک ہوگا اور بینکنگ سسٹم جو ہے پورے اس ریجن میں آ جاتا ہے جو اس ریجن کی کنٹریز کو فوکس کرے گا اور اس ریجن کے اوپر بیسڈ ہوگا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، یعنی کہ آپ کے لیے کوئی بھی چیز یہاں کرنا نہ صرف موضوع ہوگی، آسان ہوگی، لیکن بین الاقوامی تعصب اور جو سینکشنز ہیں جو سارا وقت کبھی سیاسی بنیادوں کی وجہ پہ آپ پہ لگتی رہتی ہیں وہ آپ پہ نہیں لگیں گی، یعنی آپ کی اقتصادی ترقی جو ہے اس پہ ایک تسلسل آئے گا، اور اگر وہ تسلسل آتا ہے تو یہ ظاہر ہے آپ کے لیے، آپ کی عوام کے لیے، آپ کی صنعت کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے اور اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت اہم قدم ہوگا۔ نغمانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نغمانہ صاحبہ آپ بتائیے گا، جس طرح شہری صاحبہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ پوٹینشیل ضرور موجود ہے اور اس کو فردر انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سمٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی مارکیٹ کو ایکسپوجر دے گا، نہ صرف ایشیا میں بلکہ دوسرے جو دیگر انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں بھی جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگا پاکستانی مارکیٹ کو لے کر۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی مخالفت کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل انہوں نے درست کہا، اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ دیکھیں حکومتوں کا کام جو ہے وہ تجارت کرنا نہیں ہوتا، یہ کام جو ہے یہ ہمیشہ ہر ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ ہوتا ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دیں، انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں، انسینٹیوز دیں، سیکیورٹی دیں، اسٹیبلٹی دیں، جیسے شہری رحمان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ایک پالیسی کا جو تسلسل ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ چین میں دیکھ لیں، باقی ساری دنیا میں دیکھ لیں، گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں یا اسٹریٹجیز ہیں اس میں اتنی جلدی جو ہے چینج آئی جائے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسری گورنمنٹ کا کیا ہوا الٹا کر دیتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجک اکنامک پالیسیز کی طرف بہت سنجیدگی سے کام کریں